गुड मॉर्निंग। आज हम अपना सॉल्यूशन का लेसन नंबर 2 का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। देखिए, लास्ट लेसन तक हमने हेनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस किया था और आज है हमारे पास राउट्स लॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो अक्सर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। राउट्स लॉ लिक्विड लिक्विड यानी द्रव द्रव सॉल्यूशन के लिए होता है। राउट्स ने अपना जो लॉ दिया था वो द्रव्य विलयनों के लिए दिया था, यानी लिक्विड सॉल्यूशंस के दिया था। उनने लिक्विड सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन लिया था, दिक सॉल्यूशन। बाइनरी में मतलब क्या है कि उनका सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड से मिलकर के जो सॉल्यूशन बना वो बाइनरी सॉल्यूशन था, यानी दिक विलयन था। और वो किस पे था, लिक्विड लिक्विड पे था। किस पे था, लिक्विड लिक्विड पे उन्होंने अध्ययन किया। अब देखिए, उन्होंने अपना जो लॉ दिया उसमें पहला उन्होंने कहा सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स। पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि ऐसा विलयन, दिक विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे होगा, वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब होता है वाष्पशील होगा, वाष्पशील होगा। अब देखिए, वोलेटाइल लिक्विड में उन्होंने क्या क्या लिया, यानी सॉल्यूट भी वोलेटाइल होगा, यानी हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट और प्लस वोलेटाइल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट उन्होंने लिया। और तब जाकर के क्या बनाया उन्होंने, एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, सॉल्यूशन। वो भी क्या होगा, हमारा वोलेटाइल ही होगा। तो लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन में उन्होंने वोलेटाइल के लिए क्या किया, सॉल्यूट भी, विलय भी वोलेटाइल वाष्पशील, और विलयन भी क्या होगा, वाष्पशील होगा। तो इसके लिए उन्होंने विलायक भी वाष्पशील होगा। उन दोनों को मिलकर जो विलयन भी बना वो वोलेटाइल सॉल्यूशन बना। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि वोलेटाइल सॉल्यूशन कैसे बना। उन्होंने वाष्प दाब के ऊपर, हेनरी ने भी वाष्प दाब के ऊपर अपना पूरा का पूरा लॉ दिया था, और राउट्स ने वाष्प दाब के ऊपर, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब के ऊपर अपना लॉ दिया। देखिए, उन्होंने वाष्प दाब के वेपर प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन किया। देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास जो नीचे का फेज है वो लिक्विड फेज है, यानी कुल मिलाकर के जो सॉल्यूशन का फेज हमारे पास क्या होगा, कंप्लीटली लिक्विड होगा। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से क्या बनता है, लिक्विड बनता है। तो ये लिक्विड फेज होगा। इस लिक्विड फेज में हमारे पास जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन का फेज है नीचे वाला, जिसको हमने लिक्विड फेज कहा है, लिक्विड ही सॉल्यूशन लिया है। तो इसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल, यानी विलय भी वाष्पशील गुड़ा हुआ है और विलायक भी क्या है, वाष्पशील है। तो देखिए, मैंने जो विलय के कण है सॉल्यूट के, जाहिर सी बात है सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो सॉल्यूट के कण मैंने ये आपको देखिए कंप्लीट फिलअप किए हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। और सॉल्वेंट के कण अलग से मैंने क्या खाली खाली सर्किल में बनाए हुए। अब होता क्या है बेटा, वेपर प्रेशर, क्योंकि ये वोलेटाइल है यानी ये वाष्पशील है, इसका मतलब ये किसी टेम्परेचर पे भी, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इनमें वाष्प बनेगी। ये तो क्या होगा, वाष्प कैसे बनेगी। अब यहां से कुछ सॉल्वेंट के कण वाष्प बन करके, ये वाली फेज क्या हो गया, वाष्प फेज है, यानी गैसियस फेज है, ऊपर आ गए। और साथ ही साथ सॉल्यूट भी, क्योंकि वोलेटाइल है तो सॉल्यूट के भी कुछ कण क्या हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। और वी नो इट वेरी वेल, ये कंडेंस कंडीशन और जो आपकी ये सॉल्यूशन में होती है, तो उससे बात क्या होता है कि जैसे ही जो वाष्प अवस्था होती है उसके कण ठंडे होकर के फिर से क्या करते हैं, एक प्रेशर इंपोज करते हैं। तो ये कण क्या करेंगे, जब वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वाष्प गैसीय अवस्था में है, अब ये क्या करेंगे, इस लिक्विड के सरफेस पे क्या करेंगे, एक प्रेशर इंपोज करेंगे। वो प्रेशर हमारे क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेपर। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, आप देख रहे होंगे कि सॉल्यूट कम होता है, इसलिए ऊपर भी सॉल्यूट के कण भी कम ही वोलेटाइल होंगे। वाष्पशील सॉल्यूट, जब वाष्प बनेगी सॉल्यूट की तो वो भी कम होंगे। सॉल्यूशन सॉल्वेंट के कण ज्यादा है, तो इसलिए आप देख रहे हैं वेपर भी सॉल्वेंट, जिसके कण ज्यादा होंगे उसके ही कणों की वेपर भी ज्यादा बनेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आंशिक दाब होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनका मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको वेपर प्रेशर ज्यादा चाहिए तो इट मींस क्या हुआ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल्स की संख्या हमको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यानी जितने अधिक लिक्विड सॉल्यूशन में मोल होंगे उतना ही अधिक वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसलिए वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वी ऑल नो इट वेरी वेल। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन होता है, मोल के जितने अधिक होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर यानी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, वो अधिक होगा। अब आते हैं बेटा कि इसमें क्योंकि सॉल्यूट भी हमारा क्या है, वोलेटाइल है, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी क्या है हमारा, वोलेटाइल है। तो देखिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
देखिए और ध्यान रखिएगा, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट यानी विलायक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा हमारा लिक्विड है। क्या है? लिक्विड, यानी उसकी मात्रा क्या है? अधिक है, यानी अधिक वाष्प किसकी बनेगी? सॉल्वेंट की बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, माना हम सॉल्वेंट का जो प्रेशर मान ले, वाष्प दाब मान ले, तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर हमारा हुआ उसको हमने क्या मान लिया? पीए मान लिया। पहला कंपाउंड, दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। हमने सॉल्वेंट के लिए पीए मानना, तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। पॉइंट इज क्लियर? तो सॉल्यूट के लिए हमने इसको क्या ले लिया? पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी पीए यानी सॉल्वेंट का वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होगा। मोलों की संख्या जितनी अधिक होगी सॉल्वेंट का वाष्प दाब वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। सॉल्यूट की संख्या जितनी होगी, मोलों की संख्या जितनी होगी, उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पीए और पीबी हमने दोनों का क्या मान लिया है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वाष्प दाब मान लिया। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसे आगे बढ़ाएंगे बेटा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स एंड पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। अब देखिए P0A क्या है? P0A क्या है? सॉल्वेंट का प्योर वेपर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर। किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ P0A, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट को क्या लिया है? पीए लिया है। तो प्योर वेपर प्रेशर, यानी कहने का मतलब ये बेटा, प्योर का मतलब क्या है? जो सॉल्वेंट आपने लिया, जिसमें आपने सॉल्यूट भिगाया, डाला, डिसॉल्व किया, वो सॉल्वेंट क्या था? ये तो सॉल्यूशन में था सॉल्वेंट का पीए। किसमें था? सॉल्यूशन, जिसमें क्या मिला हुआ है? सॉल्यूट भी मिला। लेकिन इस सॉल्वेंट का अपना इंडिविजुअली वेपर प्रेशर होगा। वो वेपर प्रेशर कैसे होगा? प्योर वेपर प्रेशर होगा। मिलाने के बाद वेपर प्रेशर के मुकाबले जो उनका इंडिविजुअली वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? P0A होगा। तो सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर P0 है, इसलिए हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया। ये कैसे किसके बराबर होगा? अपना वेपर प्रेशर इनटू मोल प्रवाह इक्वल टू पार्शियली प्रेशर। जब ये मिल गया तब इनका क्या बना? ये पार्शियली वेपर प्रेशर, तो प्योर कहलाएगा। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बेटा, पीबी को हम P0B लिख सकते हैं, और ये भी क्या होगा हमारा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होगा। पॉइंट इज क्लियर? P0 क्या हो गया? सॉल्यूट का हो गया, और PA क्या हो गया? हमारा सॉल्वेंट का हो गया। अब देखिए वी नो इट वेरी वेल, हम डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को जानते हैं। पार्शियल प्रेशर के लिए डाल्टन ने क्या किया था कि P इक्वल टू कहा था, P इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC प्लस एक्सेट्रा, यानी संपूर्ण जो अवयवों का वाष्प दाब होगा उन सबको जोड़ने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलता है। तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ हम जानते हैं आंशिक दाब के लिए डाल्टन ने एक नियम दिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो कंप्लीट वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? देखिए P टोटल, उनके अनुसार P टोटल इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस PB होगा। P टोटल इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस PB होगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? अब देखिए इसमें P टोटल कंप्लीट प्रेशर जो बिलियन का होगा वो PA प्लस PB के बराबर हो, क्योंकि दोनों है, उसमें सॉल्वेंट भी है एंड सॉल्यूशन भी है। अब देखिए बेटा इसके बराबर होगा तो क्या करेंगे? इस वैल्यू को, PA की वैल्यू को यहां से उठा लेंगे, तो P टोटल क्या आ जाएगा हमारा? P टोटल इक्वल टू होगा P0A XA, सॉरी ये XA भी होगा, हाँ, PA के लिए XA और PB के लिए XB। मोल प्रवाह भी दोनों का ही है, XA का और XB का। ठीक है, तो ये PA XA और प्लस P0B XB। क्लियर? इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, या हम बेटा इसी को हम लिख सकते हैं P टोटल इक्वल टू P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB। कहां से ले लिया हमने इसे 1 माइनस XB? याद करिए हमने जब मोल प्रवाह पढ़ा था तो हमने पढ़ा था X1 प्लस सॉरी XA प्लस XB इक्वल टू 1 पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन में दो अवयवों के लिए टोटल क्या होता है? 1 के बराबर होता है।
तो हमने क्या किया था, यदि हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, एक्स ए की, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। देखिए बेटा, इसीलिए हमने एक्स ए की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी। अगर माना आपने एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स ए की आपको एक्स बी की पता है तो एक्स ए की निकालनी है, तो अगर हम इसको एक्स बी कर देंगे तो 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, दोनों में से किसी भी एक अवयव की। तो हमने क्या किया, मोल प्रभाज से लिया, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी कर दिया। अब देखिए बेटा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर हमारा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P0A प्लस, अगर इसको हम अंदर मल्टीपल करेंगे, देखिए क्या इक्वेशन हमारे को प्राप्त होती है, ये हो जाएगा P0B माइनस P0A एंड एक्स बी। देखिए बेटा, ये निकल गया हमारा राउल्स के लॉ के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ, P0A प्लस P0B माइनस PA एक्स बी। जब हम बेटा इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास P0A और PB आएगा और XB हम पे कॉमन होगा, हम उसको बाहर ले लेंगे, तो इसलिए PA प्लस P0B माइनस P0A XB हो गया। यानी राउल्ट का वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जो टोटल प्रेशर आया वो P0A प्लस P0B माइनस A XB के बराबर आया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखिए राउल्स लॉ पहला हमने पढ़ा था वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कि सॉल्वेंट भी हमारा वोलेटाइल था और सॉल्यूट भी हमारा, लेकिन अब सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जो अब दूसरा जो हम पे है, यानी जो विलेय है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी अवाष्पशील है। अगर विलेय अवाष्पशील होगा तो फिर वेपर प्रेशर कैसा होगा, देखिए ये सॉल्यूशन है, इसमें विलेय के कण आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वेपर बनी है वो किसकी बनी है, केवल सॉल्वेंट की बनी है। किसकी बनी है, केवल सॉल्वेंट की बनी है, क्योंकि सॉल्वेंट इसमें क्या है, वोलेटाइल है, और सॉल्यूट क्या है, इसमें नॉन वोलेटाइल है, इसलिए सॉल्यूट के कणों का वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो आप देखिए ऐसी स्थिति में जब सॉल्यूट आपके पास नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट पे, यानी वो विलायक के वेपर प्रेशर पर निर्भर करेगा पूरे विलयन का वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल। तो ऐसी स्थिति में बेटा पीए सॉल्वेंट के लिए पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको अगर हम PA इक्वल टू P0A एक्स लिखेंगे, अगेन P0A क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे P इक्वल टू PA0 एक्स लिख दिया हमने PA को P क्यों लिखा, P क्या होता है हमारा टोटल प्रेशर, P क्या होता है हमारा, जो ये टोटल प्रेशर है वो P कहलाता है, लेकिन P किस पे निर्भर कर रहा है, सॉल्वेंट पे निर्भर कर रहा है। P किस पे कर रहा है, इस विलयन का पूरा वेपर प्रेशर किस पे निर्भर कर रहा है, सॉल्वेंट पे, इसलिए हम PA की जगह क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे, PA की जगह क्या लिख लेंगे, P। तो टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू P क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के बराबर P0A एक्स, P0A एक्स। अब यहां से हम P0 की वैल्यू को एक साथ ले लेंगे, P अपॉन P0A इक्वल टू एक्स हो जाएगा, दोनों साइडों पे बेटा, दोनों हिस्से पे अगर हम इसको 1 से माइनस कर दें तो देखिए 1 माइनस P अपॉन P0A इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। अब देखिए यहां जब हमने 1 से माइनस किया तो हमें क्या मिला P0A माइनस P अपॉन P0A इक्वल टू XB। XB कहां से आया हमारा, 1 माइनस एक्स, अगेन याद करिए मोल प्रभाज, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां से हम 1 माइनस एक्स ए करेंगे तो किसकी वैल्यू होगी, वो XB की होगी। अर्थात नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर होगा विलयन का वो किस पे निर्भर कर रहा है, विलेय के मोल प्रभाज पे, किस पे निर्भर कर रहा है, विलेय। XB किसका है, सॉल्वेंट का है, और P0A और P, ये P मींस PA है, ये P कहां से आया था, PA, ये PA को ही हमने सॉल्वेंट के उसको टोटल प्रेशर माना था। इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अंतर है P0A माइनस P। तो ये है राउल्स का लॉ किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। P अगर सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल होगा तो हम क्या करेंगे, P0A माइनस P अपॉन P0A इक्वल टू XB, मोल प्रभाज पे, विलेय के मोल प्रभाज पे ये निर्भर करता है। अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श विलयन किसे कहेंगे और अनादर्श विलयन किसे कहेंगे। देखिए बेटा, आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से क्या करते हैं, पालन करते हैं, राउल्ट्स लॉ का जो पूर्ण रूप से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन विलयनों को हम आदर्श विलयन कहते हैं। वैसे कोई विलयन मोस्टली आदर्श होता नहीं है, लेकिन वास्तविक कंडीशन में कुछ कंडीशंस में ये आदर्श विलयन के जैसे व्यवहार करते हैं। अब देखिए उसकी कंडीशन क्या होगी आदर्श विलयन की, जो डेल्टा H है
मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। आदर्श सॉल्यूशन क्या क्या, कौन सा विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा, जिसकी एंथैल्पी क्या होगी, जीरो होगी। यानी आपने किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ऐसा नहीं है कि उसमें तापमान बढ़ने लगे, ऐसा सॉल्यूशन आदर्श सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिक्सिंग एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होगी, जीरो होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श सॉल्यूशन। और वॉल्यूम भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, रिमेन जीरो। जितनी मात्रा में जितनी मात्रा में आपने मिलाया उतनी मात्रा में वो होंगे, तो डेल्टा भी मिक्सिंग भी क्या होगी, जीरो। इस तरीके के सॉल्यूशन हमारे आदर्श सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब आइए कौन आदर्श सॉल्यूशन के जैसे व्यवहार करते हैं, देखिए एन हेक्सेन और एन हेप्टेन पहला उदाहरण है इसका। यानी समान फंक्शनल ग्रुप के जो ये तत्व हैं, यौगिक हैं, वो क्या करते हैं, आदर्श सॉल्यूशन के जैसे व्यवहार करते हैं। देखिए एन हेक्सेन एन हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन समान है। ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन, दोनों एथेन है, बस एक ब्रोमो है एक क्लोरो है, सेम है, इसलिए क्या है, ये व्यवहार करेंगे। बेंजीन एंड टोलिन, दोनों एक जैसे होते हैं, C6H6 केवल इसमें CH3 लग जाता है, इसलिए टोलिन हो जाता है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन क्या है, हमारे आदर्श सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल थिंग है, ये राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी जिनकी डेल्टा H मिक्सिंग जीरो नहीं होती है, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो नहीं होती है, वो सारे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगी, और वॉल्यूम भी इनका क्या होगा, जीरो नहीं होता है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं बेटा, ना बेटा राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन, जो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ऐसे विलयन जो राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। धनात्मक क्या दिखाते हैं, विचलन दिखाते हैं। देखिए बेटा कैसे दिखाएंगे, बाइनरी सॉल्यूशन लिया राउल्ट्स ने, बाइनरी सॉल्यूशन, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, देखिए बाइनरी सॉल्यूशन एक 2 कंपोनेंट यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलकर के क्या बना, सॉल्यूशन बना। देखिए बेटा मेरे पास यहाँ पे ये एक कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, बीबी दूसरा अवयव है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, AB नाम का एक विलयन तैयार किया। देखिए बेटा अट्रैक्शन फोर्स, ए के बीच में जो ये मैं बॉन्ड दिखा रहा हूं, ये अट्रैक्शन फोर्स है। बीबी के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, और AB के बीच का अट्रैक्शन। इसमें होता क्या है बेटा, ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बीबी के बीच वाले जो अट्रैक्शन फोर्स है, इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स AB के अट्रैक्शन फोर्स से अधिक होता है। जो बिलियन के कणों के बीच, बिलियन के कण क्या है, AB, बिलियन के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अपने अवयवों AA और BB के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है। इसलिए देखिए AA का अट्रैक्शन फोर्स ऑफ AA इज लेस देन AA एंड BB, इसलिए ये राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बिलियन का क्या हो रहा है, अपने अवयवों से कम हो रहा है, इसलिए ये राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करते। अब देखिए ऐसे में वेपर प्रेशर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ AB इज ग्रेटर देन हो जाएगा AA एंड BB। अब आप कह रहे होंगे कि अट्रैक्शन फोर्स इसका ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स इसका कम है, लेकिन वेपर प्रेशर बढ़ गया। देखिए बेटा सिंपल थिंग है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा है, तो कण आसानी से वेपोरेट नहीं होंगे, लेकिन सॉल्यूशन के जो कण है उनके बीच में आकर्षण बल कम है, तो जिनके बीच आकर्षण बल कम होता है, अंतराणविक बल कम होता है, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अपने अवयवों के मुकाबले अधिक होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन देयर कंपोनेंट। इसके लिए देखिए आप, हमने पीए के लिए क्या लिया, हमने वही P0A XA, ठीक है, और पीबी के लिए हमने क्या लिया, दाब क्या लिया, वेपर प्रेशर क्या लिया, P0B XB। टोटल वेपर प्रेशर कैसे हो जाएगा हमारा, P बिलियन का प्रेशर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, PA और PB की वैल्यू रख दी, तो इसका मतलब ऐसा बिलियन जिसमें बिलियन का वाष्प दाब अपने अवयवों के वाष्प दाब से अधिक होता है, उसको हम वो बिलियन राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए बेटा एक आदर्श सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स का ग्राफ ये है, P0A PA का वेपर प्रेशर है, P0B PB का वेपर प्रेशर है, P0A के लिए XA P0B के लिए XB। अगर इसके ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए PB यहां से जाएगा, यहां से XA P0A के लिए आएगा, इन दोनों को आपस में मिलाएं, ये राउल्ट्स का आइडियल कंडीशन है।
लेकिन देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में धनात्मक विचलन में ये ग्राफ अपवर्ड्स आ जाते हैं लाइक दिस। ये जो है अब पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये कैसा हो गया, अब पॉजिटिव, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये वाली जो जगह है ये पीए हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी यहां पे पीबी हो गई, और ये P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, ये हो गया। यानी टोटल सॉल्यूशन अवयवों को सॉल्यूशन से अवयवों के से वाष्पदाब, टोटल वाष्पदाब क्या हो गया PA और PB के वाष्पदाब से अधिक है। ये पॉजिटिव डेविएशन है। जब राउल्ट्स की नियम के, राउल्ट्स के लॉ के सीधी लाइनों के ऊपर की ओर कर्व बनाते हुए ग्राफ प्लांट होगा तो इसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। अब इसके उदाहरण है बेटा, जैसे पानी और नाइट्रिक अम्ल। पानी, अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन एंड टॉलिन ये है हमारे पॉजिटिव डेविएशन के उदाहरण। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। विचलन अब है ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन डेविएशन दिखाते हैं। वो कैसे होंगे, देखिए बाइनरी सॉल्यूशन होगा, फिर से सॉल्यूट सॉल्वेंट को लेंगे हम और वो नेगेटिव डेविएशन दिखाए। देखिए बेटा कैसे एक विलयन बनता है, ए बी बी कंपोनेंट को मिलकर के ए बी। अब क्या होगा, ए के बीच, ए के कणों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन बल और बी के बीच लगने वाला अट्रैक्शन बल, अब विलयन ए बी इनसे मिलकर जो बना है इसके अट्रैक्शन बल से आपकी बार क्या होगा, कम होगा। यानी ए बी अधिक होगा आपकी बार किससे, अपने अवयवों से। ठीक उसका उल्टा, उसमें अवयवों का ज्यादा था, कंपोनेंट्स का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो अपने सॉल्यूशन से ज्यादा था। इसमें क्या है, विलयन का आकर्षण बल अपने आंशिक घटकों यानी अवयवों के से क्या है, अधिक होगा। इसलिए ये राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं और क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। देखिए अब ऐसी स्थिति में वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर क्योंकि अट्रैक्शन बल ज्यादा हो गया और इनका कम है तो जाहिर सी बात है इनके कणों के बीच में अट्रैक्शन कम है तो ये ज्यादा वेपोराइड हो जाएंगे। इसके बीच में अट्रैक्शन बल ज्यादा लग गया तो अब इसके कण पहले के मुकाबले क्या होंगे, कम वेपोराइज्ड होंगे। तो सीधा सीधा वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन देयर कंपोनेंट, अपने अवयव से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब हमारा पीए इज लेस देन हो जाएगा PA0XA और पीबी इज लेस देन हो जाएगा PB0XB। टोटल प्रेशर लेस देन हो गया अपने अवयवों से क्योंकि अब इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए टोटल प्रेशर इज लेस देन PA0XA और P0B XB के बराबर। आइए बेटा ग्राफ प्लांट करते हैं। दिस इज द आइडियल कंडीशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ के इसमें नेगेटिव डेविएशन हो रहा था, नेगेटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड्स जाएगा। ग्राफ कैसे जाएगा, डाउनवर्ड्स प्लॉट होगा, ये ग्राफ डाउनवर्ड्स आएगा। और दिस वन इज द P इज लेस देन PA प्लस PB। क्लियर, P टोटल जो प्रेशर होगा वो कम होगा, वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंटों से, और ग्राफ देखिए आप डाउनवर्ड्स प्लॉट हो गया। ये इसलिए ये नीचे की तरफ को डेविएशन किस तरफ को आया, नीचे की तरफ को आया, इसलिए इसको राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। ये राउल्ट्स के नियम से क्या है, हमारा नेगेटिव डेविएशन है, ऋणात्मक डेविएशन है। क्लियर बेटा, तो दीज आर द राउल्ट्स लॉ, दिस इज द राउल्ट्स लॉ एंड ये राउल्ट्स लॉ है, उसमें हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा और साथ में हमने ये अपना डेविएशन पढ़ा कि ऋणात्मक पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किस प्रकार से कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से इसे रीड आउट करिए और अपने एग्जाम के लिए भी इसको प्रिपेयर